Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एनटीए सेट 3 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये है क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर। तो आपको पता है हैवी वाटर का क्या फार्मूला होता है, D2O, एंड नॉर्मल वाटर का यानी ऑर्डिनरी वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O। तो हम यहां लिख देते हैं कि फार्मूला ऑफ हैवी वाटर इट इज D2O एंड ऑर्डिनरी वाटर इट इज H2O। आइए, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे हैवी वाटर के रिगार्डिंग दिए गए हैं और बोल रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट हैवी वाटर के लिए परफेक्ट है यानी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यस ऑफ कोर्स, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, एंड यहाँ पर भी आपको पता है, या फिजिक्स में भी आप न्यूक्लियर फिजिक्स में इस बात को भी पढ़ते हैं कि हम लोग D2O को एज अ मॉडरेटर यानी जो रिएक्शंस को धीरे धीरे करे उसकी तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, सेकेंड पॉइंट आइए, हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। देखिए इस बात को हम लोग 3 तरीके से समझ सकते हैं। मोर एसोसिएशन का जो इन्होंने पॉइंट लिया हुआ है ये वैसे तो स्टेटमेंट एकदम सही है, और इसको हम लोग 3 तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, 1 by 1 हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो मेथड इन्होंने दिया हुआ है यह हमको पता होना चाहिए, D2O। देखिए D2O में, ये आप ऑर्गेनिक में थोड़ा उठाइए तो D एंड OD ये पार्ट बना, और आपको पता है कि जो ड्यूटीरियम है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है किससे, नॉर्मल हाइड्रोजन से। तो और जबकि नॉर्मल हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट आप 0 लेते हैं, लेकिन ड्यूटीरियम को आप यहाँ पर प्लस आई की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जिसके कारण से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होंगे, और चार्ज जब यहाँ पर जनरेट होगा तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ड्यूटीरियम। तो जब यहाँ पे चार्ज जनरेट होंगे तो इनके बीच में एसोसिएशन, अपोजिट चार्ज आने के कारण एसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो D2O में जो एसोसिएशन होगा वो ज्यादा होगा, और ज्यादा होने का रीजन क्या है कि पहला भी हम रीजन एक्सप्लेन करें कि ड्यूटीरियम प्लस आई इफेक्ट की तरह शो करता है। तो प्लस आई होने के कारण ये कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड OD पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज डेवलप होने के कारण इनके बीच में जो एसोसिएशन होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। सेकेंड, आप इसी बात को यहां पे समझा सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जिसको आप कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर, KW। नॉर्मल वाटर के लिए यानी कि H2O के लिए KW की वैल्यू एट द रूम टेम्परेचर आपको पता है कितनी है, 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, जबकि यही KW की वैल्यू D2O के लिए कितनी है, 3 × 10⁻⁻15 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो KW जिसका ज्यादा होता है तो उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, और जिसका KW कम है तो उसमें डिसोसिएशन भी कम होगा, क्योंकि KW यहाँ क्या दिखा रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये बात वाटर के लिए ही एप्लीकेबल है। KW के लिए, KW की जो वैल्यू है वाटर के लिए ही होती है। तो KW, अब चूंकि यहाँ पे वाटर हमने 2 लिए हैं, एक ऑर्डिनरी वाटर लिया और एक यहाँ पर हैवी वाटर लिया है, तो हम दोनों को अगर लेकर डिस्कस करें तो आपको समझ में आ रहा है कि जो KW वाटर का, ऑर्डिनरी वाटर का है वो तुम्हारा ग्रेटर है, जबकि KW जो हैवी वाटर का है वो अपना यहाँ पर कम है, क्योंकि ये 10⁻⁻15 है, एंड KW H2O ये 10⁻⁻14 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि KW ऑफ H2O इज ग्रेटर देन KW ऑफ D2O। अब KW क्या है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है ये, और आपको पता है कि जब इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, जब आप इसको यहाँ पे फार्मूला इसका लिखोगे तो KW इज इक्वल टू क्या लिखते हो, H+ आयन का कंसेंट्रेशन इंटू OH आयन का कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो KW की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा आएगी उसका डिसोसिएशन भी उतना ज्यादा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप समझ पा रहे हैं कि D2O का डिसोसिएशन कम हुआ है H2O से, इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा एसोसिएटेड है कौन, हैवी वाटर। ये हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट।
थर्ड कॉन्सेप्ट से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किससे? बॉइलिंग पॉइंट से। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मोलर मास के। आपको पता है कि अगर कंपाउंड कोवेलेंट है अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल, तो वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। तो जहां का मोलर मास जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब क्या है कि वो हाई टेम्परेचर पर वेपर स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा एसोसिएटेड है। इसका मतलब वो क्या है? ज्यादा एसोसिएटेड है। तो D2O का जो मोलर मास है वो H2O से ज्यादा है। इट मीन जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? D2O का, वो ग्रेटर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O। इससे ये पता चला कि D2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो ज्यादा एसोसिएट करेगा। तो ये 3 रीजन है जो कि सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट यहां पर बता रहे हैं। तो यस ऑफ कोर्स सेकंड स्टेटमेंट भी हैवी वाटर के लिए करेक्ट गिवन है। क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट आइए। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्वेंट की अगर आप बात करते हैं तो सॉल्वेंट का डिस्कशन मतलब कौन ज्यादा सॉल्वेंट होगा, कौन बेटर सॉल्वेंट होगा और कौन बेटर सॉल्वेंट नहीं होगा, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एक्सप्लेन करते हैं। किससे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जानते ही होंगे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको पता है कि जो ऑर्डिनरी वाटर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर दैट इज H2O का ये ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? हैवी वाटर से। और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वो बेटर सॉल्वेंट होता है। कैसे? आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो दो अपोजिट आयन को मिलने से रोके, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा मिलने से रोकेंगे, तो वो बेटर सॉल्वेंट की तरह यहां पर बिहेव करेंगे। तो जो नॉर्मली वाटर है यानी ऑर्डिनरी वाटर H2O, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2O से ग्रेटर होता है। तो हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर? तो ये गलत है। तो अब कौन सा सही स्टेटमेंट आपको दिखा? A एंड B। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहां पर? सेकेंड आंसर यहां पर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग्स टू 4D एंड हाफनियम बिलोंग्स टू 5D ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर? एक 4D सीरीज का और दूसरा क्या 5D सीरीज का है। 4D सीरीज अगर बोलेंगे इसका मतलब हो गया 5th पीरियड, एंड 5D सीरीज बोलेंगे इसका मतलब हो गया 6th पीरियड। दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज बोथ। तो पहले हम लोग इसकी पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट समझ लेते हैं कि जिरकोनियम और हाफनियम कहां पर है और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है कि जो डी ब्लॉक है वो 3rd ग्रुप से स्टार्ट है, 3rd ग्रुप, एंड ये हुआ 4th ग्रुप। ठीक? और डी ब्लॉक जो पीरियड किस पीरियड से स्टार्ट है? 4th पीरियड से स्टार्ट है। तो 4th पीरियड, 5th पीरियड एंड 6th पीरियड। ये हो गया पीरियड इस प्रकार से, एंड ये हो गया यहाँ पर ग्रुप हो गया। तो ये 3rd ग्रुप हमने कर दिया, एंड ये हो गया 4th ग्रुप। अब 3rd ग्रुप में जो 4th पीरियड में जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा? स्कैंडियम है। कौन सा है वो? स्कैंडियम। स्कैंडियम के नीचे कौन है? ये ट्रिवियम, यट्रियम है। एंड यट्रियम के नीचे कौन सा आता है? लैंथनम आता है। तो ये आ गया लैंथनम। क्लियर? यहाँ पे देखिए स्कैंडियम के बाद कौन सा आ जाएगा? टाइटेनियम। और यट्रियम के बाद कौन सा आ जाएगा? जिरकोनियम। एंड जिरकोनियम के बाद क्या, सॉरी, जिरकोनियम के नीचे जो आएगा वो आएगा लैंथनम, नॉट हाफनियम। लैंथनम तो है ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाफनियम ही आएगा। सही, हाफनियम। तो देखिए बोला गया कि जो जिरकोनियम है वो कहाँ का है? जिरकोनियम 4D। तो 5th पीरियड है ना, इसको आप 4D सीरीज भी कहते हैं। और जो 6th पीरियड है इसको आप 5D सीरीज भी कहते हैं। एंड जो 4th पीरियड है इसको आप 3D सीरीज यानी ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्लियर? तो अब आप देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जिरकोनियम और हाफनियम की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम क्यों है। तो जरा बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को करना है। एक बात हम यहाँ पर बताएं कि लैंथनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। एंड हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 72। तो ये बीच में आप देख रहे हो जो 14 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में नहीं प्रेजेंट है, बल्कि पीरियोडिक टेबल के नीचे
पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए हैं दो सीरीज में, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड का मतलब क्या होता है? आफ्टर द लैंथेनम। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पर लैंथेनॉइड्स की अगर बात करें, जिसको हम लोग एलन से जनरली डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा? सेरियम आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के ल्यूटेटियम आ जाएगा एटॉमिक नंबर 71। समझ में आया? तो इस प्रकार से सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है और इसको आप कहते हैं लैंथेनॉइड्स। क्लियर? तो ये लैंथेनॉइड्स हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 14 एलिमेंट्स यहाँ से गायब हुए हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब? आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, श्रिंक कर जाना, यानी एटॉमिक रेडियस का कम हो जाना। क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे? n-2 F में आएंगे। और F की जो शील्डिंग होती है वो वेरी पुअर होती है। F की जो शील्डिंग है वो वेरी पुअर है। तो शील्डिंग पुअर होने के कारण जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसको हम कह देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा लगेगा। क्योंकि ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फार्मूला होगा Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और Z क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। तो सिग्मा की वैल्यू तो कम हो गई है और Z यहाँ न्यूक्लियर चार्ज तो वही है। तो ओवरऑल जब सिग्मा यहाँ पे डिक्रीज कर गया तो ईएनसी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाने से जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम के बाद लगता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि जो कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज आया वो पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम के जस्ट बाद देखा जाता है। ये बात आपको पता है, ठीक? अब जरा 1 by 1 पढ़ते हैं कि बोल रहा है कि जिरकोनियम और हाफनियम, यानी इन दो एलिमेंट्स की बात कर रहा है वो, कि बिलोंग टू डी ब्लॉक। यस, बात तो सही है, लेकिन डी ब्लॉक केवल बिलोंग कर लेने से क्या प्रॉपर्टी सेम हो जाती है? पूरी तरह से बिल्कुल नहीं होती है, वरना जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी। तो ये बात तो समझ में नहीं आई फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आइए, बोलता है हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एक ही ग्रुप में आते हैं तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तब तो वो टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम इन सब में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो सबकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो इट मीन्स ये बात भी सही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, थर्ड बोलता है बिलोंग्स टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बात सही है कि फोर्थ ग्रुप से ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं, लेकिन एक ही ग्रुप में तो और भी बहुत सारे एलिमेंट है ना। तो हमारा कहना है कि फिर इन्हीं की प्रॉपर्टी क्यों सेम होगी? यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, 7 पीरियड में भी जो एलिमेंट है उनकी भी प्रॉपर्टी फिर तो सेम हो, क्योंकि सेम ग्रुप में अगर आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी सेम है, ये बात सही है कि एक ही ग्रुप में रखने से प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन एकदम प्रॉपर्टी सेम होती है ये कहना थोड़ा गलत होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता फोर्थ स्टेटमेंट है हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस। इट इज मोर करेक्ट आंसर। वैसे तो बात सारी सही है, लेकिन हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस इट इज बेटर आंसर यहाँ पर, बल्कि वी कैन से इट इज बेस्ट आंसर। क्लियर? और आपको पता है कि यहाँ जब आप 5th से 6 पीरियड पर आए, तो 5th से 6 पीरियड पे आए का मतलब क्या हुआ कि पीरियड नंबर क्या बताता है? वैलेंस शेल बताता है। अगर कोई भी एलिमेंट 5th पीरियड का है, इसका मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ उसमें 5 पीरियड्स है। ठीक है, 5 पीरियड है, मतलब होती तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स है, होती तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स है, लेकिन 5th पीरियड का मतलब हुआ कि 5 शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस हुआ, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड 5th। तो यहाँ पे 5th पीरियड का साइज ये हो गया। अब जब आप यहाँ पे आ रहे हैं 6th पीरियड में, तो एक नंबर ऑफ शेल और बढ़ गई ना, तो एक शेल बढ़ गई तो रेडियस क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। लेकिन एक शेल बढ़ जाने से भी जिरकोनियम और हाफनियम की शेल नहीं बढ़ी, साइज नहीं इंक्रीज किया। क्यों नहीं इंक्रीज किया? क्योंकि हाफनियम में लग गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लैंथेनम के जस्ट बाद ये आ रहा है पीरियोडिक टेबल में हाफनियम।
तो हाफनियम में बहुत ज्यादा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगा। बहुत ज्यादा का मतलब होता है कि जो कॉन्सेप्ट की बात की जाए उसके जस्ट बाद जो एलिमेंट आएगा वो जो प्रॉपर्टी है उसी पे सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुअर शील्डिंग डी ऑर्बिटल, वो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी? 13 ग्रुप में। क्यों? क्योंकि 12 ग्रुप तक तो डी ब्लॉक है ये, तो उसका इफेक्ट जस्ट उसके बाद वाले ग्रुप्स पर पड़ता है। 15, 16 पर इतना नहीं पड़ेगा पुअर शील्डिंग डी का। सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा? 13 ग्रुप पे। क्यों? क्योंकि 12 ग्रुप तक में ही तो डी ब्लॉक फिनिश हुआ, 12 ग्रुप तक, एंड उसके जस्ट बाद जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट आया है दैट इज 13 ग्रुप। तो 13 ग्रुप पे उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा जाता है। और आपको पता है गैलियम, आपको समझ में आ गया वो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो गैलियम पे देखिए जो उसकी प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आए वो इसी कारण तो आए क्योंकि पुअर शील्डिंग डी ऑर्बिटल के कारण ऐसा हुआ है। तो हमारी बात अब आपको ज्यादा क्लियर होगी कि जिस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट की जस्ट बाद जो एलिमेंट आता है उस पर उस कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो लेंथेनम के जस्ट बाद यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर पड़ेगा? हाफनियम पर पड़ा। और इतना इफेक्ट पड़ा, कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा ये स्ट्रांग है लेंथेनॉइड, यानी कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जो एक शेल यहां पर बढ़ी ना उसके कारण जो उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहिए वो इंक्रीज नहीं करा। बल्कि आप देखो, अगर आप इसका डाटा उठा के देखो तो जिरकोनियम का साइज यहां पर आता 160 पिकोमीटर, जबकि हाफनियम का साइज 159 पिकोमीटर हुआ। वैसे तो ये ऑलमोस्ट सेम माने जाएंगे, फिर भी हमारा कहना है ये तो ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स होना चाहिए मतलब कि इसका 160 होना चाहिए और इसका 159 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ ना प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतना डोमिनेंट था कि इसका साइज, हाफनियम का साइज 1 पिकोमीटर लेस हो गया देन जिरकोनियम। तो और आपको पता है जिसका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो बेस्ट यहां पर आंसर क्या होगा? 4th आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4 है और ये इनका रेडियस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13। बोलता है इन अ पीरियड एटम विद स्मॉलेस्ट रेडियस जनरली इज। तो हमको ये बात पता है कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता चला जाता है, जिस कारण से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। यानी कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का जो ऑर्डर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये क्या हो गए? ग्रुप हो गए। ये क्या है? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है ये। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलने से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता चला जाता है? इंक्रीज करता चला जाता है। पढ़ा होगा आपने ये बात। तो देखिए 13 यहां से पी ब्लॉक है, ये हो गया पी ब्लॉक, एंड थर्ड से लेकर 12 तक ये है डी ब्लॉक, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड है क्या है? एस ब्लॉक है ये। क्लियर? तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चले तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट आपको एक इंफॉर्मेशन दे दे, वैसे ये बात आपको पता है कि जो 18 ग्रुप का जो एलिमेंट है यहां पर लगता है वैंडर वॉल रेडियाई। वैंडर वॉल रेडियाई, जिस कारण से वैंडर वॉल रेडियस क्या होती है? बड़ी होती है। इस कारण से 18 ग्रुप का जो एलिमेंट है इसका साइज अपने पीरियड में बड़ा होगा। क्या बोला? 18 ग्रुप में लगता है वैंडर वॉल रेडियाई, इसलिए यहां पर इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि वैंडर वॉल रेडियस ज्यादा होती है। आपने 3 कंपैरिजन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में किए होंगे। पहला था कोवेलेंट रेडियाई, दूसरा मेटेलिक रेडियाई, एंड तीसरा था वैंडर वॉल रेडियाई। इसमें सबसे बड़ी थी वैंडर वॉल रेडियाई, देन थी मेटेलिक रेडियाई, एंड सबसे छोटी थी कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर? तो आप देखो यहां पर अगर हम 18 ग्रुप की बात करें तो 18 ग्रुप का जो साइज होगा अपने पीरियड में वो लार्जेस्ट होता है। तो 18 ग्रुप की तो बात ही खत्म। अब जरा ऑप्शन देखें। चैकोजन, चैकोजन मतलब ओर फॉर्मिंग, किसको कहते हैं आप? 16 ग्रुप को आप कहते हैं। तो 16 ग्रुप को आप चैकोजन कह रहे हैं। नेक्स्ट आइए हेलोजन, इसको 17 ग्रुप कहते हैं, सॉल्ट फॉर्मर। एरोजन, नोबल गैसेस को एरोजन कहते हैं, यानी 18 ग्रुप हो गया। निकोजन, निकोजन मतलब टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं 15 ग्रुप। तो 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17, 18। तो देखिए यहां से जब आप 15 से 16 आए तो साइज छोटा हुआ, 16 से 17 आए तो साइज और छोटा हुआ, एंड 17 से जब आप 18 पे चले गए ग्रुप में तो साइज बढ़ गया, क्योंकि वहां पर वैंडर वॉल रेडियाई लगेगी। क्यों लगेगी? आपको पता है वहां पर। ठीक,
तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप का मतलब क्या होगा, हेलोजन। तो हेलोजन का साइज सबसे यहाँ पर छोटा होता है, और आपको पता होगा कि किसी भी पीरियड में सबसे छोटे साइज के जो एलिमेंट्स है वो हेलोजन ही हैं। तो ये ध्यान भी रखना है। और 18 ग्रुप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 18 ग्रुप? क्योंकि वहां पर वैन डर वाल रेडियाई लगी है, और वैन डर वाल रेडियाई बड़ी होती है। क्लियर? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा 13 का, यानी हेलोजन। देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज ओ सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड। आपको पता ओ सिंगल बॉन्ड ओ का मतलब क्या हुआ, परऑक्साइड लिंकेज। तो कहां पर परऑक्साइड लिंकेज है इन चार ऑप्शंस में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। तो इसके लिए आपको चारों का क्या स्ट्रक्चर पता होगा, तो आप तुरंत एंड कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट है डाइक्रोमेटाइन, Cr2O7 के ऊपर -2, इसको डाइक्रोमेटाइन भी आप कहते हैं, डाइक्रोमेटाइन। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, Cr डबल बॉन्ड O, O माइनस, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। तो देखिए यहां पर कोई भी O सिंगल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई O सिंगल बॉन्ड O नहीं आ रहा है। सेकेंड आइए, सेकेंड है MnO4 माइनस, इसका नाम है पर मैग्नेटाइन। क्या नाम है इसका, पर मैग्नेटाइन नाम है। तो पर मैग्नेट नाम में अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, Mn डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। तो ये पर मैग्नेटाइन हुआ। यहाँ पर टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, इसमें O सिंगल बॉन्ड O यहाँ पर भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आइए थर्ड है CrO5। तो CrO5 के बारे में आप जानते हैं कि इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसका। और कैसा स्ट्रक्चर है, Cr डबल बॉन्ड O। बहुत इंपॉर्टेंट भी बताया जाता है क्लास में इसको, कि ये जरूर आप पढ़िए। देखिए यहाँ भी पूछा है, ये देखिए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड O यहाँ पर प्रेजेंट है, O सिंगल बॉन्ड O का लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट। इसका मतलब थर्ड आंसर में O सिंगल बॉन्ड O आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो आपको पता है जो O सिंगल बॉन्ड O होता है उसको परऑक्सो कहते हैं, परऑक्सो या परऑक्साइड। और केवल O है तो ऑक्सो या ऑक्साइड। ऑक्सो कब बोलेंगे, जब उसको प्रीफिक्स में रखेंगे, और जब सफिक्स में रखना है तो क्या बोलेंगे, तब रखेंगे ऑक्साइड। ऐसे परऑक्सो को अगर प्रीफिक्स में रखना है तो परऑक्सो, और परऑक्साइड लिखना है तो उसको सफिक्स में रखना होगा। तो क्या हो जाएगा, डाई परऑक्सो क्रोमियम ऑक्साइड। समझ में आया, क्योंकि दो परऑक्सो है ना, यहाँ पर हमने परऑक्सो को प्रीफिक्स में रख दिया। तो डाई परऑक्सो क्रोमियम ऑक्साइड, ये इसका यहाँ पे नाम होगा। और यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, कितने लिंकेज है, 2 यहाँ पर लिंकेज है। और आपको पता है यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। कैसे होता है, ये देखिए, X लिया क्रोमियम का, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज में 4 ऑक्सीजन है। तो -1 × 4, और ये वाला ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, प्लस = 0। तो देखिए X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। नेक्स्ट आइए फोर्थ क्या है, फोर्थ है क्रोमेटाइन, CrO4 के ऊपर -2। तो ये क्या होगा, Cr डबल बॉन्ड O, O माइनस, यानी यहाँ पर भी कोई O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका, वो आंसर होगा CrO5। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर। एंड ये आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन में कहीं इसने ये नहीं बोला है कि आप स्टीरियो आइसोमर चेक करो या स्ट्रक्चरल चेक करो। इसका मतलब ये हुआ कि हमको स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों ही चेक करना होगा। और यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन तो ठीक है, आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम इस कारण से हो गई क्योंकि उन्होंने केवल इसमें स्टीरियो चेक किया है, स्ट्रक्चरल चेक नहीं किया। थोड़ा जल्दबाजी में इसका आंसर दिया गया है, बट इतनी जल्दबाजी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में स्टीरियो आइसोमर बोला होता, देन हम केवल स्टीरियो चेक करते नहीं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। जबकि क्वेश्चन में आइसोमर पूछा जा रहा है तो हम स्टीरियो के साथ साथ इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर भी चेक जरूर करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर दोनों यहाँ पे देखिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस आपको दिख रहा है, एंड ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है, एंड फोर्थ जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही केस है।
अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 या d2sp3, दोनों के केस में ही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री आती है, चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या d2sp3 हो, ठीक। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 है तो क्या हो जाएगा, अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल आएगा, और dsp2 है तो क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल एंड dsp2 है तो स्क्वायर प्लानर, इसका ज्योमेट्री आएगी, ठीक है। तो हमें जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उस केस में हमें जरूर चेक करना चाहिए कि वहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन बदल गया तो वहां की ज्योमेट्री बदल जाएगी, तो फिर कॉन्सेप्ट आपके चेंज हो सकते हैं और ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा। बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम लोग क्या करें, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक इनर ऑर्बिटल और एक आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल का मतलब हुआ d2sp3 एंड आउटर ऑर्बिटल का मतलब हुआ sp3d2, एंड दोनों ही केस में यहां पर जो इसकी ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मत चेक करिए, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप हाइब्रिडाइजेशन वहां पर फाइंड करें, जरूरत भी नहीं है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको करना पड़ेगा। यहां पे देखिए क्या है, PtCl2 तो आपको पता है कि तो प्लेटिनम है, और आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि अगर 5D सीरीज का मेटल है तो उस केस में हमेशा ही dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि कौन से 5D एंड सीरीज के जो मेटल्स होते हैं इनका जो CFSE होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो बहुत ज्यादा होती है, और इनकी प्रेजेंस में कोई भी लीगेंड कभी वीक होता ही नहीं है। इनकी प्रेजेंस में हमेशा ही लीगेंड, चाहे वीक ही क्यों आपने ना पढ़ रखा हो, हमेशा ही स्ट्रांग होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर प्लेटिनम है, कभी भी कोई भी लाइगेंड यहाँ पर वीक नहीं होता, हमेशा स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में हमेशा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखेंगे। क्लियर? तो समझ में आ गया कि dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया। अब स्क्वायर प्लेनर शेप अगर वहां पर है तो क्या नहीं होगा? अगर हम लोग देखें स्टीरियो की बात करें, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले आप समझ लो। अगर हम स्टीरियो की बात करें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर आ रहा है तो वहां पे क्या नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, क्योंकि स्ट्रक्चर ही स्क्वायर प्लेनर है। अब स्ट्रक्चर अगर स्क्वायर प्लेनर है तो ऑब्वियस है कि वहां पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपको पता है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर? तो यानी OI यहां पर नहीं है, बट आपको पता है यहां पर GI होगी। यहां पर क्या है, GI होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर पाया जाएगा, सिस और ट्रांस। लेकिन अगर वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे टेट्राहेड्रल में जितने भी लाइगेंड है वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो कभी ट्रांस का केस ही नहीं बनेगा, कभी ट्रांस का केस नहीं बनेगा। इस कारण से GI नहीं पाई जाएगी कहां पर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में OI नहीं पाई जाएगी। ये ध्यान रखना आपको, ठीक। ये तो स्टीरियो की बात करी। जरा हम लोग देखें स्ट्रक्चरल में, देखें तो स्ट्रक्चरल में इस केस में यहाँ पे साइनाइड है, और साइनाइड आपको पता है एम्बीडेंटेट लाइगेंड है, और एम्बीडेंटेट लाइगेंड अगर होते हैं तो वहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। इसी बात को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, तो हमारा कहना था हमको भी जरूरत नहीं है कंसीडर करने की, बट आप क्वेश्चन में मेंशन तो करो कि हमको केवल स्टीरियो आइसोमेरिज्म चेक करना है, बट आपने क्वेश्चन में तो लिखा आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में तो हमारे लिए तो सारे बराबर, हम तो सब चेक करेंगे ना। तो यहां पर हमको लिंकेज आइसोमेरिज्म भी देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि यहां पर आपने लाइगेंड जो यूज किया है दैट इज एम्बीडेंटेट, और आपने पढ़ रखा है कि कहीं पर भी एम्बीडेंटेट लाइगेंड आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। तो जरा बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर PtCl2 CN2 का। तो PT लिया आपने, ये Cl, ये Cl, ये Cn, ये CN कर दिया, ठीक है। ये सिस फॉर्म आपको दिख ही रहा होगा -2। देखिए क्लोरीन क्लोरीन एडजेसेंट हो गए, एंड साइनाइड साइनाइड एडजेसेंट हो गए, दिस इज सिस फॉर्म। अब इसका ट्रांसफॉर्म अगर देखें
तो Pt, ये Cl, ये Cl, ये Cn एंड ये Cl, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। अब हम लोग चेक कैसे करते हैं कि कितने आइसोमर होंगे, कैसे चेक किया जाएगा? तो आप जरा देखो, जो स्क्वायर प्लेनर में या ऑक्टाहेड्रल में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, आपको क्लास में भी पढ़ाया गया है और बताया भी गया है कि जो डायगोनली प्रेजेंट लाइगेंड्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन करके देखिए, जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे, जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे उतने ही टाइप के वहां पर आइसोमर पाए जाएंगे। अभी इस केस में साइनाइड आपने लिखा, यानी यहाँ कार्बन डोनर आपने दोनों की जगह दिखाया, बट यहाँ नाइट्रोजन डोनर भी तो हो सकता है ना। तो कैसे आप दिखेंगे, यहाँ पे जब नाइट्रोजन डोनर देना है तो Cl एज इट इज, तो यहाँ आपने NC कर दिया, NC कर दिया, ये हो गया -2। अब ये तो सिस फॉर्म हुआ ना इसका, अब इसका ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो Pt, ये हो जाएगा Cl, ये Cl, ये NC एंड ये NC, ये हो गया -2। अब ये पता लगाना है कि इन चार आइसोमर में कोई ऐसा आइसोमर तो नहीं कि जो रिपीट हो रहा हो, जो सेम हो। तो उसको पता लगाने के लिए मैंने एक ट्रिक आपको क्लास में बताई हुई है, और वो ट्रिक है कि जो डायगोनली प्रेजेंट लाइगेंड्स होते हैं उनके डोनर एटम का आप कॉम्बिनेशन कर लीजिए। अगर वो कॉम्बिनेशन किसी भी स्ट्रक्चर में वही आ रहा हो, देन वो अलग स्ट्रक्चर नहीं है, वही सेम स्ट्रक्चर है। तो जैसे यहाँ पे देखिए डायगोनली प्रेजेंट, ये क्लोरीन है और ये कार्बन है, तो क्या बनेगा, ClC बना, एंड यहाँ पर भी ClC बना। अब कोई बोले हमने यहाँ पे CCl लिख दिया, क्या बात कर रहे हो, ClC लिखो चाहे CCl लिखो, एक ही बात है, उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप बुद्धि मत लगाइए कि हमने सर देखिए ClC लिखा आपने, हम CCl लिख दे तो कोई अलग अरेंजमेंट होगा, वो आपको ही पता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही बात है। तो ClC, यहाँ पे देखिए ClCl एंड CC, ये कार्बन डोनर एटम, तो क्या इनका जो कॉम्बिनेशन बना है डायगोनली प्रेजेंट लाइगेंड का और इनका जो कॉम्बिनेशन बना है, क्या सेम आ रहा? नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट आइसोमर हैं। इस केस में आइए, यहां पे क्या है, Cln एंड यहां पर भी Cln, ये अलग हो गए। ये क्या इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कहीं और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंट आइसोमर है। एंड यहां पे देखिए ClCl एंड NN, क्या इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ये कहीं किसी भी स्ट्रक्चर में है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ 4 डिफरेंट आइसोमर है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो यहाँ पर 4 हो गए। क्या हो गए? 4 हो गए। क्लियर? यहाँ 4 आइसोमर हमको मिलेंगे, 4 आइसोमर फर्स्ट में। सेकेंड और थर्ड देखो एक ही बात है। अगर हम इसको जनरल देखें तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला यहाँ पर। तो अगर आप देखिए सेकेंड और थर्ड में, तो सेकेंड और थर्ड को अगर जनरल फार्मूले से समझे, हम इसको हटा रहे हैं इसको भाई, सेकेंड फार्मूला हो चाहे थर्ड फार्मूला हो, इसको आप जनरल लिखे तो Ma5B ही तो हो रहा है ये, और ये भी Ma5B है। तो Ma5B में कितने आइसोमर बनते हैं देखिए जरा। Ma5B में मोनोडेंटेड लाइगेंड अगर है तो हमने आपको बताया था एक ट्रिक नंबर ऑफ आइसोमर बताने की, है ना। अभी स्टीरियो आइसोमर में ये परफेक्टली लगेगा क्योंकि इसमें और तो कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, स्ट्रक्चर तो है नहीं, स्टीरियो निकाल लेंगे कैसे। जितने ये लाइगेंड इनका आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए अलग अलग। तो देखिए ए बी, एक तो ये बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाइए आप, तो ये ए कर दिया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही ए एंड ए बी आएगा। एंड इसका हमने अभी क्या किया, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करा तो यही तो आंसर आया। अब आप पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करिए तो भी यही आंसर आएगा। अब आप पहले और दूसरे को करिए तो भी यही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई, और ये वाला जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो यही तो कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब यहाँ एक ही स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर एक होगा। कौन सा? ये वाला स्ट्रक्चर एक होगा, और स्ट्रक्चर एक होगा तो कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 0 हो जाएगा। कब? जब स्ट्रक्चर एक होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 0 होगा। तो सर यहाँ ऑप्टिकल नहीं चेक कर सकते? कर सकते हैं। जब भी मोनोडेंटेड लाइगेंड केवल हो तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? GI एंड फिर OI निकालते हैं।
तो GI देखिए यहाँ पे 0 हो गया। GI निकालने का तरीका क्या है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे ड्रॉ करिए। ये बहुत ही जल्दी होगा, देखते ही हो जाएगा, विद इन अ सेकेंड इसका आंसर आता है। अब OI चेक करने का क्या तरीका हमने बताया क्लास में, तो अगर सेम लाइगेंड की पेयरिंग हो रही हो, सेम लाइगेंड, जैसे देखो A और A, तो उस केस में कभी OI नहीं होता। सेम लाइगेंड की अगर पेयरिंग हो जाएगी तो उस केस में कभी भी OI नहीं होगा। तो यहां पर यही हो गया, इसका मतलब यहाँ OI भी 0, GI भी 0, OI भी 0 और स्ट्रक्चरल कोई है ही नहीं। स्ट्रक्चरल कोई है ही नहीं तो फिर यहाँ पे एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर। अब आइए फोर्थ में, यानी सेकंड में भी MA5 है और थर्ड में भी MA5 है, MA5 भी है, तो सेकंड और थर्ड में एक ही जैसा, यानी बहुत ही कम इसमें आइसोमेरिज्म और बिल्कुल आपको दिखा ही नहीं। और अब आइए फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन जरा चेक करें, क्या यहाँ पर COEN होल ट्वाइस Cl2 है। EN आपको पता है बाइडेंटेड लाइगेंड है, COEN होल ट्वाइस Cl2 बाइडेंटेड लाइगेंड है यहाँ पर EN, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है 6, क्योंकि इथिलीन डाइअमीन जो है वो बाइडेंटेड है, तो 2 इथिलीन डाइअमीन है, यानी इसने कोबाल्ट की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड किया हुआ है, एंड क्लोरीन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन मोनोडेंटेट है, तो टोटल यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। और हम इस बाइडेंटेड लाइगेंड को ड्रॉ करें अगर, तो CO, देखिए अगर बाइडेंटेड लाइगेंड होता है तो फार्मूला नहीं लगता है, लगता है लेकिन पहले स्ट्रक्चर बनाओगे देन आप फार्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है। इसलिए बाइडेंटेड अगर लाइगेंड दिया है तो आपको स्ट्रक्चर जरूर बनाना आना चाहिए और बनाना ही पड़ेगा सही आंसर निकालने के लिए। अब ये इथिलीन डाइअमीन है, ये देखिए ये EN, क्योंकि बाइडेंटेड लाइगेंड था हमने यहां रख दिया EN इस प्रकार से, एंड Cl। क्लियर। एक तो ये स्ट्रक्चर बना, दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या हो सकता है, CO, ये हो गया Cl, ये Cl, ये EN हो गया, ये EN हो गया। अब देखिए ये क्या आपको पता है, ये सिस है एंड ये ट्रांस है, क्योंकि जो डिफरेंट जो सेम लाइगेंड है वो अपोजिट चले गए, तो ये ट्रांस हो गया ये वाला केस, एंड ये वाला जो केस है वो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ये वाला केस क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ट्रांस आइसोमर जो है, अब जरा ये GI हुआ, तो GI कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 2। अब जरा OI चेक करें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आपको पता है NCERT में भी ये गिवन है क्वेश्चन कि यहाँ पर जो OI है नहीं पाई जाएगी ट्रांस वाले केस में। क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई। दिख रहा है ना आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही कि नहीं हो रही है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण इसके अंदर OI 0 हो गई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं पाया जाएगा। सिस है, सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये ऑन द प्लेन है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ये। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो 2 शो करेगा, एक डेक्स्ट्रो एंड एक लीवो, 2 शो करेगा, एक डेक्स्ट्रो एंड एक लीवो, तो OI कितनी हो गई यहाँ पर 2, बट टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर ये 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही आइसोमर दोनों जगह नहीं रखा जा सकता। मतलब कि देखिए ये वाला जो सिस था, इस सिस को ही तो आप OI में ले रहे हैं ना, यानी इसको या तो आप सिस में रखेंगे यानी GI में, या OI में रखेंगे, तो इसको OI में रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो GI का आइसोमर है अगर वो OI शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालते समय, टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालते समय उसको हम लोग GI में काउंट नहीं करते। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 आ गया और फर्स्ट वाले का टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 आ गया। तो आंसर इसका फर्स्ट होगा, जबकि ऑप्शन में यहां पर आपको जो आंसर शीट है उसमें आंसर उसने 4 दिया है, और जब उसका आप एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन में उसने इसके केवल स्टीरियो आइसोमर को ही एक्सप्लेन किया है, स्ट्रक्चरल को नहीं किया, जो कि एक गलत एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आइसोमर पूछा है ना कि स्टीरियो आइसोमर पूछा है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में पूछ लेता कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, देन आंसर हो जाता 4, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर में ही यहाँ पर 3 हो रहा है फोर्थ वाले में, और इसमें हो जाएगा 2 स्टीरियो में। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन आइसोमर पूछ रहा है तो हम केवल स्टीरियो को ही नहीं, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल आइसोमर को भी
चेक करेंगे। तो हमारे ख्याल में हमारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है, और जो ये प्रॉब्लम हुई है इसको भी आप समझ गए होंगे। तो आपको बेस्ट आंसर देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट ना हो तभी आपको बेस्ट ही आंसर वहां पे देना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि केवल आपको आंसर पे आंख बंद करके विश्वास करना है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ नहीं होगा बल्कि फर्स्ट आंसर होगा। आप ये करेक्शन कर लीजिएगा, एंड एक्सप्लेनेशन मैंने फुल दिया आपको। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बोलता है कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन सिलिकेट्स एंड सिलिका। सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहां पर भी आप उठा के देखेंगे। तो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है सिलिका की, सिलिकेट होती है SiO4 के ऊपर 4 माइनस। स्ट्रक्चर क्या होगा, SiO माइनस, O माइनस, O माइनस एंड O माइनस। तो ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट का होगी तो सिलिकेट ही होगी, SiO4 के ऊपर -4, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो आंसर इज 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन में बोल रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द अमेलगमेशन प्रोसेस। अमेलगमेशन प्रोसेस क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ अमेलगमेशन प्रोसेस, क्या फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम को हम लोग क्या बोलते हैं, एमलगेशन प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, अमलगम क्या होता है, मरकरी के साथ एलॉय होता है। मेटल का मरकरी के साथ एलॉय क्या कहलाएगा, एमलगम। मेटल का मरकरी के साथ जो एलॉय होता है उसको हम लोग एमलगम कहते हैं। लगभग जितने भी मेटल हैं वो सारे मरकरी के साथ क्या बना देते हैं, अमलगम बनाते हैं। लेकिन कौन कौन से नहीं बनाते वो भी समझ लीजिएगा। ऑल मेटल्स फॉर्म अमलगम एलॉय विद मरकरी एक्सेप्ट आयरन हो गया, टंगस्टन हो गया, प्लैटिनम हो गया एंड टेंटनम हो गया। इनको छोड़ करके बाकी सारे जो मेटल हैं वो मरकरी के साथ क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग एमलगमेशन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए जो ये एमलगमेशन प्रोसेस है, इसमें जो एमलगम बना है ये क्या हो सकता है, ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉफ्ट पेस्ट भी हो सकता है एंड सॉलिड स्टेट भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि कितना आपने वहां मरकरी का प्रपोर्शन लिया है। डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड्स अपॉन प्रपोर्शन ऑफ मरकरी। जितना आपने मरकरी का प्रपोर्शन लिया है उसी हिसाब से इसका क्या आएगा, स्टेट आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा अमेलगमेशन प्रोसेस से। तो पता ही आपको तो कि जो सिल्वर होता है उसको हम लोग क्या कैविटी फिल करने के लिए यूज करते हैं ना, तो सिल्वर का ही जो एक्सट्रैक्शन है वो अमेलगमेशन प्रोसेस से किया जाएगा। ये लर्न करना है, और लर्न करने का तरीका इसका आपको बता दे रहे हैं कि जो ये दांतों में कैविटी आ जाती है डेंटल फिलिंग में, हम लोग सिल्वर मरकरी का ही एलॉय यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आंसर सिल्वर होगा। और अमेलगमेशन प्रोसेस क्या है, अमलगम कौन कौन बनाते हैं और कौन कौन नहीं बनाते हैं, इनका क्या स्टेट होगा, और वो स्टेट किस बात पर डिपेंड करेगा, ये बात मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि द नंबर ऑफ SS सिंगल बॉन्ड इन SO3 ट्राइमर यानी S3O9 में कितने S सिंगल बॉन्ड S होंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको SO3 के ट्राइमर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बहुत आसान है। इस केस में हम लोग करते क्या है कि सल्फर के यानी ट्राइमर बनाते समय SO3 के स्ट्रक्चर में कोई डेटिव बॉन्ड ना दिखा करके फुल्ली कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे दिखाते हैं। समझ में आ गया, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग SO3 में दिखाएंगे। अब दूसरा मोल हमने SO3 लिया, इसके 3 मोल लिए गए हैं, यहाँ पे 3 मोल लिए गए हैं। होगा क्या कि आपको पता है कि सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ भी चलो इसी प्रकार से बॉन्ड ब्रेक करा दिया जाए, तो ये जो O का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सल्फर के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, सल्फर के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। समझ में आया, O का नेगेटिव सल्फर के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। एंड अगेन हमने यहाँ पे तीसरा मोल लिया, यहाँ पर भी अगर बॉन्ड इसी प्रकार आपने ब्रेक कराना ही है, तो यहाँ इसका O नेगेटिव सल्फर के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो आप देख रहे हैं कोई सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है,
कोई भी सल्फर सल्फर यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, बल्कि सारे SOS बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो आपको और क्लियर होगा, लेकिन इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन यानी स्ट्रक्चर बनाने का इनिशिएशन इस प्रकार से सोचेंगे। तो देखिए ये 2 ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं हो रही है किसी भी SO3 में, तो इनको हम लोग रखेंगे बाहर। अब ये हो गया, ये SO बॉन्ड हो गया, O पे निगेटिव था, तो ये O का निगेटिव दूसरे के सल्फर के पॉजिटिव के चार्ज के साथ जुड़ा। अब ये सल्फर पे जो O नेगेटिव होगा, ये O नेगेटिव दूसरे सल्फर के पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पर अटैच्ड होगा, एंड यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, O आ जाएगा इसका। ये बॉन्ड बन गया SO3 का ट्राइमर का स्ट्रक्चर। अब ये जो 2 डबल बॉन्ड होते ये तो यूज ही नहीं हुए ना रिएक्शन में, क्योंकि बॉन्ड तो आपने ऊपर वाले ब्रेक कराए, यानी कोई एक ही S डबल बॉन्ड हो तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, बाकी 2 S डबल बॉन्ड O बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे रह जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखिए, समझ में आ गया आपको किस प्रकार से हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाने में स्टार्टिंग किस प्रकार से करी, वो समझ में आया। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि S सिंगल बॉन्ड S कितना होगा, वो तो जो मैंने इसकी स्टार्टिंग जो मैकेनिज्म बताई उसी समझ में आ रहा था कि एक O पे नेगेटिव है और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब ये सल्फर का पर पॉजिटिव चार्ज जो आया वो दूसरे SO3 के O नेगेटिव के साथ अटैच होगा, यही हुआ है यहाँ पे। तो मैं तो कोई S सिंगल बॉन्ड S आएगा ही नहीं, यानी यहाँ पे जो सल्फर दूसरे सल्फर से क्यों अटैच होगा, क्योंकि एक सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है और तो दूसरे SO3 के सल्फर पे भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी ना अटैच हो जाएंगे, समझ में आया। तो यानी यहाँ पर ये SO3 का जो ट्राइमर बना, जिसको आप क्या कह रहे हैं S3O9, ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ S सिंगल बॉन्ड S एक भी बॉन्ड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी S सिंगल बॉन्ड S जो हो जाएगा वो 0 होगा। क्लियर।